कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि किस पर वीडियो बनाऊं एंड उसके 2 दिन बाद एनिमे क्लाउड की एक वीडियो आती है गेस व्हाट किस टॉपिक पर एंड आई वाज लाइक ओह ही फाइनली लॉस्ट हिज सतोशी कोन वर्जिनिटी और वीडियो भी बना ली तो हम क्यों पीछे रहे। एंड इसीलिए आज हम बात करने वाले एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे के बारे में परफेक्ट ब्लू। पर शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये मूवी सबके लिए नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने एनिमे देखना बस अभी अभी स्टार्ट किया है। क्योंकि जब मैंने ये मूवी देखी तब मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि What the fuck did I just watch? इसलिए ये देखने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेना दूसरे एनिमेस देखकर। तो ये मूवी रिलीज हुई थी मेरे पैदा होने के 5 साल पहले, यानी कि 1997 में, और इसे अडेप्ट किया गया था एक नॉवल से नेम्ड परफेक्ट ब्लू कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और मूवी में भी हमें यही दिखाई देता है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस, कैसे यंग ग्रोइंग लड़कियां खुद को बदलती है एक ग्रोन अप वुमन में, और कैसे सोसाइटी स्पेशली मैन एक्सपेक्ट करता है लड़कियों से कि वो इनोसेंट भी रहे पर मैच्योर भी, क्यूट भी होनी चाहिए पर सेक्सी भी, और प्योर भी होनी चाहिए पर डर्टी भी। और इसी ड्युअलिटी में लड़कियां फंस कर कुछ ऐसी चॉइसेस लेती है जिनका इफेक्ट पूरी जिंदगी उनके साथ रहता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डार्क साइड और टॉक्सिक फैंडम, और कैसे वो इनडायरेक्टली मजबूर करते हैं सेलिब्रिटीज को कुछ एक्शंस लेने के लिए। तो कहानी की प्रोटैगनिस्ट है मीमा किरीगोए, जो कि एक आइडल है और ट्रांजिशन करना चाहती है मूवीज में। अब ऑब्वियसली कुछ फैंस को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, और यही पे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मीमा के एक डाई हार्ड फैन से नेम्ड मीमानिया। एंड दिस गाय इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद मीमा। मतलब वो मीमा की तरफ देखता भी ऐसे है, एकदम लेजर शार्प, मतलब आंखें भी ब्लिंक नहीं करता। और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक टॉक्सिक फैन किस हद तक जा सकता है अपनी आइडल के लिए। मतलब अपनी आइडल की कुछ फोटोज की मैगजीन दूसरे लोग ना देख पाए, इसीलिए शहर की सारी मैगजीन्स खरीद लेता है। अब मीमा की मूवी इंडस्ट्री में एंटर होने के डिसीजन से कहीं ना कहीं वो खुद भी अग्री नहीं करती। एंड जब वो इस करंट पर्सनैलिटी और पहले की आइडल वाली पर्सनैलिटी में बैलेंस नहीं ढूंढ पाती, तब जन्म होती है मीमा की एक सब पर्सनैलिटी, यानी कि उसकी आइडल वाली पर्सनैलिटी, हु इज ऑलमोस्ट लाइक अ डॉपलगैंगर, जो कि उसके एक्ट्रेस बनने के डिसीजन से सहमत नहीं है। लेकिन ये आइडल वाली पर्सनैलिटी तब सीरियस हो जाती है जब मीमा अग्री करती है कुछ ऐसा करने के लिए जिसके लिए ना तो वो खुद, ना उसके फैंस, और ना ही हम एज अ ऑडियंस प्रिपेयर्ड थे। और वो सीन हमें ये दिखाता है कि कैसे यंग टैलेंट स्पेशली लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि उनसे पैसे कमाया जा सके। किस एक्सटेंट तक चीजें जा सकती है, मतलब सही में मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इस पॉइंट पर मीमा और हम ऑडियंस रियलाइज करती है कि इवन करियर शिफ्ट करने के बाद भी वो फ्री नहीं है। लोग अभी भी उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। एज एन आइडल उसे लोगों को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा था उसकी इनोसेंस और प्योरिटी के लिए, लेकिन बाद में एज एन एक्ट्रेस वो फिर से ऑब्जेक्टिफिकेशन फेस करती है, बस इस बार इट्स मोर सेक्सुअल। मतलब थ्रू आउट द मूवी तुम्हें ऐसी माइंड फकिंग चीजें मिलेंगी कि तुम सीधा मुंह करके देख ही नहीं सकते। एंड अगर तुम भी ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि हेडफोन्स लगा के देखना। एंड रात को सोने से पहले तो बिल्कुल मत देखना, नींद उड़ जाएगी तुम्हारी और कुछ दिनों तक ये तुम्हारे दिमाग में रहेगी। और इसके पीछे मेजर हाथ किसका है? सतोशी कोन का, जिन्होंने इस मूवी को इतने अच्छे से डायरेक्ट किया है कि जो जो वो कैरेक्टर फील कर रहा है वो हम एज अ ऑडियंस भी फील करती है और उसके साथ सिंपैथाइज करती है। फॉर एग्जांपल सतोशी कोन स्टार्टिंग से मीमा को और हमें कंफ्यूज रखते हैं, यानी कि इल्यूजन और रियलिटी में फर्क क्या है वो हमेशा ब्लर रहता है और ना ही मीमा को पता चलता है और ना ही हमको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीमा एक मर्डर करती है, फिर वो उस सपने से उठ जाती है, लेकिन जब वो अपना रूम चेक करती है तो उससे वेपन्स और वो कपड़े मिलते हैं जो खून से लटपट होते हैं। नेक्स्ट मीमा को कोई स्ट्रेंजर अप्रोच करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बस एक फिल्म का पार्ट है। मतलब मूवी के अंदर मीमा एक और मूवी शूट कर रही होती है जो कि पैरेलल चलती है मीमा की असल जिंदगी से, और दिखाती है कैसे वो धीरे धीरे वो अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी खो रही है। थ्रू आउट द मूवी तुम्हें ऐसे कंफ्यूजिंग सीन्स मिलेंगे और तुम कहोगे कि वेट व्हाट वाज दैट, फिर ओके ये एक सपना था, वेट क्या है सच में सपना था। मतलब जब भी तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ सेंस बन रहा है, ये मूवी तुम्हारा दिमाग लेगी और उसे दीवार से पटक देगी। मीमा के आइडेंटिटी क्राइसिस के अलावा ये मूवी मेल गेज पर भी फोकस करती है, जो कि जब भी किसी मेल का मर्डर होता है तो हमें दिखाई देता है कि या तो उसकी आंखों पर वार किया जाता है या फिर अगर बात करें म्यूजिक की तो वी ऑल नो कि जापानीज लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने म्यूजिक को लेके, और इसका म्यूजिक सक्सेसफुली तुम्हें क्रीपी वाइब्स दे देता है। एंड इवन दो इसका एनिमेशन पुराना है क्योंकि ऑफ कोर्स 1997 की मूवी है, डायरेक्टर ने ब्यूटीफुली इस्तेमाल किया है जो भी रिसोर्सेस थे उसके पास। फॉर एग्जाम्पल कलर्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, स्पेशली द कलर रेड, एंड मेन कैरेक्टर और बैड गाइज के फेसेस को जैसे ड्रॉ किया है वो भी काफी हिंट दे देता है। और जैसे जैसे मीमा की मेंटल स्टेट बिखरते जाती है वो हमें उसके रूम में भी दिखाई देता है कि उसका रूम भी बिखरते जाता है, और इसी से हमें पता चलता है कि सतोशी कोन ने काफी एफर्ट डाला है इस मूवी में, और लगता ही नहीं है कि ये उनकी फर्स्ट मूवी है। ओवरऑल मूवी काफी अच्छी है पर लास्ट तक हमें कुछ क्लियर नहीं होता, डायरेक्टर ने वो हम पर छोड़ दिया है। और ये ऐसी मूवी नहीं है कि तुम फिर से देखोगे और तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, बल्कि ये तुम्हें और कंफ्यूज करेगी। दैट्स इट। अगर तुम्हारे पास कोई और रिकमेंडेशन हो तो मुझे जरूर बता देना, स्पेशली अगर वो स्लाइस ऑफ लाइफ हो। एंड बस टाटा।